हम लोगों ने इसके पिछले मैथ वाले ट्यूटोरियल में देखा था न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और उसके काफ़ी सारे फॉर्मूलाज, काफ़ी सारे मैथड्स भी देखे। और आज हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इसके मैथड्स देखने वाले हैं, मतलब किस किस मैथड से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, तीन इक्वेशन हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax इक्वल टू b फॉर्म में। ठीक है, जहां a एक मैट्रिक्स होगा, x भी एक मैट्रिक्स होगा और b भी एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, a मैट्रिक्स कौन सा होगा, x y z इन सबका जो कोफिशिएंट है उससे मैट्रिक्स बनेगा। x मैट्रिक्स कौन सा होगा, x y z मतलब जो वैल्यू हम लोग को निकालनी रहेगी। और वापस से b मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, ये कांस्टेंट वाला टर्म। ठीक है ना, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड है। गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्राउट्स मेथड, जैकोबी मेथड और गॉस सेडल मेथड। ठीक है, तो ये पांचों मेथड्स हैं। इन पांचों मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पांचों मेथड के हम लोग स्टेप देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे कैसे बनाते हैं, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग का ये जो तीन मेथड है इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और इससे जो सॉल्यूशन आता है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है, मतलब आंसर एकदम एग्जैक्ट आता है। जबकि लास्ट दो है जैकोबी और गॉस सेडल, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है और इससे अप्रॉक्स सॉल्यूशन आता है। ठीक है, मतलब इससे जो भी सॉल्यूशन आएगा अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं गॉस एलिमिनेशन से। ठीक है, अब गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 में ये जो इक्वेशन दिया रहता है ये इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू b फॉर्म। ठीक है, स्टेप 2 फाइंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द गिवन सिस्टम। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं इस गिवन सिस्टम का, c इक्वल टू ए बी करके। ठीक है, a और b हम लोग को मैट्रिक्स पता है। देखिए a मैट्रिक्स ये वाला है, आई चेंज द कलर, ये a मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये b मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकल गया। ट्रांसफॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स c इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। उसके बाद इसको जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया है उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में या फिर एकलन फॉर्म में चेंज करने वाला है। ठीक है, एकलन फॉर्म क्या होता है, ये तो हमारा अलग टाइप का कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे वो दोनों आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ इसी तरीके का फॉर्म आने वाला है। ठीक है, जहाँ ये अलग कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये a इज टू b। ठीक है, तो ये b के साथ कुछ नहीं करना है, जो करना है वो a के साथ करना है। ठीक है, तो ये हमारा b मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये a है, ये दोनों मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एलन फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, ठीक है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उसको 1 कर देंगे और उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 कर देंगे। जबकि अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो डायगोनल वाला रहता है एलिमेंट वो 1 रहे चाहे ना रहे, लेकिन उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्म में चेंज करके बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करके बनाने वाले हैं। उसके बाद फाइंड इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप 5 यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूट करके हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे तो आपको क्या कर लेना है, x का कोफिशिएंट जहां पे भी 1 होगा, ठीक है, उसको सबसे ऊपर लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, और इसमें आप क्या देख रहे हो कि तीनों प्लस में है, तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसी को माने हैं। देखिए ये 1 1 और ये 1, तो यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, उसका सेकेंड इक्वेशन ये है 1 -1 और 1। ठीक है, तो 1 -1 और 1। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ये है 2 -1 3।
2 - 1 3, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड हम लोगों ने लिखा, और उसके बाद ये सबसे पहले लिखा, फिर सेकंड ये, और थर्ड ये 6 2 9, ठीक है, चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, इसको और इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको और इसको लिख दिए हम लोग, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकल गया। अब चेंज इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए अब क्या करना है, इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे ये वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। अब इसको और इसको जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग ये, जैसे हमारा R1 है और ये R2 है और ये R3 है, ठीक है, तो अगर हम लोग R2 को R2 - R1 कर दें तो 1 - 1 ये क्या हो जाएगा 0, और R3 को R3 - 2 R1 कर दें तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो वही R2 - R1 और R3 - 2 R1, ये दो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, और उसके बाद से क्या हो गया 1 1 1 0 - 2 0 0 - 3 1, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों 0 हो चुका है। अब हम लोग एक और लगाएंगे। अब ये क्यों लगाने वाले, ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा, अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए आप कभी भी R1 का यूज मत करना, क्योंकि अगर आप R1 का यूज करोगे तो ये 0 नहीं रहेगा फिर। अब इसको 0 बनाने के लिए हम लोग R2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 0 कब होगा, जब हम लोग, देखिए इसमें क्या 0 कैसे हुआ है, R3 को हम लोग 2R3 - 3R2 में चेंज कर दिए, ठीक है, मतलब R3 में 2 से मल्टीप्लाई किए और माइनस R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -6, ठीक है, -6, और फिर माइनस, और 3 × -2 मतलब +6, ठीक है, +6। तो ये कट के क्या हो गया 0, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे 0 आया हुआ है। और अब हमारा ये बन चुका है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म में बन गया, तो सिंपली हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो क्या है, ये तीनों ऊपर 1 है, तो x + y + z, ठीक है, x + y + z किसके बराबर हो जाएगा 6 के। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2y किसके बराबर हो जाएगा -4 के, और 2z किसके बराबर हो जाएगा 6 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, तो यहाँ से y का वैल्यू 2 निकल गया, यहाँ से z का वैल्यू 3 निकल गया, फिर ये दोनों हम लोग इसमें पुट किए, ठीक है, तो x का वैल्यू 1 निकल गया। कुछ इसी तरीके से ये वर्क करता है। अब हम लोग देखते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड के क्या स्टेप्स होते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड का पहला स्टेप एज यूजुअल जो उसका भी था, Ax = b फॉर्म में हम लिखेंगे। दूसरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे A:B, ठीक है। तीसरा ट्रांसफॉर्म C × नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद C को हम लोग किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में जो हम लोग कर रहे थे, और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ये D और R क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और मैं समझा भी दूंगा। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड। इस इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, गॉस जॉर्डन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिए, ठीक है, X = b हम लोग तो लिख चुके हैं, मान के चलिएगा, ठीक है, X = b हम लोग लिख चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिए, ठीक है, चाहे ये रेशियो है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऑपरेशंस लगाने शुरू किए, ठीक है। ऑपरेशंस मैं उम्मीद करता हूँ पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप ऑपरेशन नहीं भी पढ़े तो समझ सकते हैं। तो इसको और इसको पहला काम होगा 0 करना, पहला काम यही होता है, ठीक है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करके इससे हम लोग माइनस कर दिए। इसको फिर 0 करने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों 0 हो गया। अब अगला काम क्या है, इसको 0 बनाना। तो उसको 0 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, देखिए अब इसको 0 बनाने के लिए मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये 0 बन पाएगा, देख रहे हैं ना, ये 0 बनाना बहुत ही मुश्किल है।
तो उसको 0 बनाने के लिए हम लोग ने एक और ऑपरेशन लगाया है। R3 को हम लोग R3 माइनस R2 किए, मतलब R3 को इसको R3 माइनस R2 कर दिए। जब करेंगे R3 माइनस R2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी कोई इवन नंबर आएगा और यहाँ पे कोई इवन नंबर आएगा, तो मतलब हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये हुआ और माइनस करने में कुछ इस तरीके से आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, R3 को R2 से चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे जो आया रॉ, ये रॉ को हम लोग इंटरचेंज कर दिए, ऊपर वाला रॉ नीचे और नीचे वाला रॉ ऊपर चला गया। ठीक है, उसका जब हम लोग ये काम करें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये -2 -6 -30 आ जाएगा, -7 -5 -40 बना जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 को R2 डिवाइडेड बाई -2 कर देंगे, तो ये डिवाइड कर दिया तो ये 1 3 15 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, सिंपली इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके R3 में प्लस कर देंगे, ये 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 हम लोग डिवाइड में कॉमन ले लिए। ठीक है, तो ये 1 4 हो गया, कुछ इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, अब ये बन गया है। अब हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना है, जो ये ऊपर वाले हैं, जैसे ये तो हम लोग छोड़ दिए, अब ये ऊपर वाले तीनों हैं, इसको भी हम लोग को 0 बनाना है इस फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। R2 को R2 माइनस 3 R3 कर दिया और R1 को R1 माइनस R3 कर दिया, तो ये 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गया। ठीक है, अब फिर इस वाले पोजीशन को 0 करने के लिए हम लोगों ने R1 माइनस R2 किया, तो ये वाला पोजीशन 0 हो गया। ठीक है, जब ये 0 हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3 और z की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, सिंपली। अब हम लोग देखते हैं क्राउड्स मैथड, या फिर इसको हम लोग LU डीकम्पोजिशन मैथड भी बोलते हैं। इसको LU डीकम्पोजिशन मैथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हमारा मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग L और U फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको LU डीकम्पोजिशन मैथड भी बोलते हैं। तो पहला तो Ax इक्वल टू B होगा, जहाँ X XYZ होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, A इक्वल टू हम लोग LU मानेंगे, जहाँ L 1 0 0 L1 1 0 L2 L3 और 1, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, जहां डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होंगे, अपर के 0 और अंदर के कुछ होंगे। ठीक है, इसका मतलब होगा कुछ होंगे। और U क्या होगा, U में डायगोनल से लेकर के अपर तक एलिमेंट कुछ कुछ होंगे और उसके नीचे वाले सारे 0 होंगे। ठीक है, L और U पता चल गया। फिर स्टेप 3 में बाई 1 एंड 2 LU X इक्वल टू B। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, LU X इक्वल टू B मान लेंगे। ठीक है, LU X इक्वल टू B, और उसके बाद UX इक्वल टू Y भी हम लोग मानेंगे, जहां Y Y1 Y2 Y3 होगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस UX के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा LY इक्वल टू B। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, और जब y का वैल्यू निकल जाएगा, सॉल्विंग फॉर y का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद y के वैल्यू को हम लोग फोर्थ इक्वेशन में पुट करके, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, इसमें पुट करके हम लोग x का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको स्टेप थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा, लेकिन जैसे ही अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे एकदम इजी, ये भी मैथड है, एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे भी लेते हैं, सॉल्व बाई क्राउड्स मैथड। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन है, क्राउड्स मैथड से सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने पहले x इक्वल टू b फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको x इक्वल टू b फॉर्म में लिखना आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, a इक्वल टू l। ठीक है, मतलब इसको LU फॉर्म में लिख लिया, देखिए ये L है और ये U है जो हम लोगों ने माना था। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब LU फॉर्म में मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हुए हैं हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होता है 1 इंटू U1 फिर 0 0 0 0, मतलब यहाँ U1 ही आने वाला है। फिर U2 कैसे आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 इंटू U2, यहाँ पे U2 आ जाएगा, फिर 0 0 है तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आते होंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करेंगे तो U1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3,
U2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, U3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद U1 L1 का वैल्यू क्या होगा 1, जहाँ U1 का वैल्यू तो 3 है तो L1 का वैल्यू निकल जाएगा 1/3, और उसी तरीके से सबको इक्वेट करते चले जाएंगे तो सारा वैल्यू निकल जाएगा। तो U1 3, U2 1, U3 1 आएगा। फिर वैसे ही आपको L1 1/3 मिल जाएगा, U4 5/3 मिल जाएगा, U5 5/3 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही L2 2/3 मिल जाएगा, L3 1/5 मिल जाएगा और U6 2 मिल जाएगा। जब ये सारा वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग L और U लिख लेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुट कर लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग को क्या पता है, LUX=B मानना है, जहाँ UX=Y होगा, ठीक है। तो LY=B हो जाएगा। तो ये L हो गया, ये Y है और ये B है 434। B क्या है 434, यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं, ये 434, ठीक है, ये B है, ठीक है। उसके बाद से जब इतना आ जाएगा तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, y1 इंटू 1, ठीक है, y1 हो जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इससे इक्वेट कर देना। इक्वेट करने के बाद हमारा y1, y2 और y3 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इक्वेशन 4 में आएंगे, y1 y2 y3 का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन 4 हमारा क्या कहता है, ux=y, ठीक है। तो ये u है, ये x है और ये y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इक्वेट कर देंगे तो हमारा x और y के वैल्यू z, x y z का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैकोबी मेथड। तो अब ये दोनों जो मेथड होने वाले हैं, जैकोबी और सेडल मेथड, तो ये आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देने वाली है क्योंकि ये इटरेशन में सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे सॉल्व होने वाला है, इसके कुछ स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये इक्वेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे, उसके बाद ये तो रूल फॉलो होना ही चाहिए, ये एक रूल है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तभी जाकर के आप जैकोबी मेथड से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जहां मॉड A1 ग्रेटर होना चाहिए मॉड B1 प्लस मॉड C1 के, मॉड B2 ग्रेटर होना चाहिए मॉड A2 प्लस मॉड C2 के, मॉड C3 ग्रेटर होना चाहिए मॉड A3 और प्लस B3, ठीक है। जब ऐसा होगा तो ही हम लोग जैकोबी मेथड लगाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग x को 1/A1 और उसके बाद से देखिए यहां से हम लोग निकालते हैं x को 1/A1, मतलब ये वाला जितना टर्म है हम लोगों ने इधर ला दिया है, ठीक है। इधर ला दिया तो ये कुछ इस तरीके से बन गया d1 माइनस b1y माइनस c1z। वैसे y का हम लोग दूसरे इक्वेशन से निकाले हैं और z का हम लोग तीसरे इक्वेशन से निकाले हैं। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन ये बन गए। बनने के बाद अब हम लोग पहले इटरेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे इनटू फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो हम लोग को पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा x1, y1 और z1 का। उसके बाद दूसरे इटरेशन में क्या करेंगे, x इक्वल टू x1, y इक्वल टू y1 और z इक्वल टू z1, मतलब जो हमको वैल्यू मिलेगा वो पुट करेंगे और x2 y2 z2 निकालेंगे। फिर तीसरे इटरेशन में क्या करेंगे, अब जो हमको x2 y2 और z2 की वैल्यू मिली थी वो आप पुट करेंगे, ठीक है। तो x3 y3 z3 हमको वैल्यू मिल जाएगा। और ये हम लोग कब तक करेंगे, जब तक लगातार किसी दो इटरेशन में x y और z की वैल्यू सेम नहीं मिल जाती, अब 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। अगर सेम मिल जाएगा तो वही x y और z का वैल्यू हो जाएगा, वही लिखा हुआ दिस गोज until consecutive value of 2 iteration are same, ठीक है, जब तक ये सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहले में x का कोफिशिएंट ग्रेटर है, आप चेक कर सकते हो मॉड 5 प्लस मॉड 2, ठीक है। दूसरे में y का कोफिशिएंट ग्रेटर है और तीसरे में z का कोफिशिएंट ग्रेटर है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जैकोबी लगा सकते हैं। तो x इक्वल टू हम लोगों ने पहले इक्वेशन से लिख लिया, y इक्वल टू हम लोगों ने दूसरे इक्वेशन से लिख लिया और z इक्वल टू हम लोगों ने तीसरे इक्वेशन से लिख लिया, ठीक है। तो पहला इटरेशन हम लोग लगाते हैं जहां x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक है। ये 0 और ये 0 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 3/10। फिर वैसे इसमें ये 0 पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू y1 का वैल्यू भी आपको 3/10 आ जाने वाला है। फिर इसमें 0 पुट कीजिएगा तो z1 का भी वैल्यू -3/10, मतलब 0.3 0.3 0.3। फिर दूसरे इटरेशन में हम लोग 0.3 और 0.3 पुट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये -0.3 आया हुआ है तो -0.3 पुट किए।
तो यहाँ x2 की वैल्यू मिल गई, y2 की वैल्यू मिल गई और z2 की भी वैल्यू। फिर तीसरे इटरेशन में 0.33 आया है, ये हम लोग पुट करने वाले हैं 0.51, ठीक है। तो x3 भी मिल जाएगा, y3 भी मिल जाएगा और z3 भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इटरेशन ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो हम लोग ये कब तक जाएगा, देखिए 7th एंड 8th इटरेशन जब आप कीजिएगा तो ये 3 XYZ की जो वैल्यू होगी तब जाकर के मैच करेगी और यही हमारा XYZ का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जैकोबी मेथड भी समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक कोई भी समझने में डाउट हो रहा है तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं गॉस सेडल मेथड, ठीक है। तो गॉस सेडल मेथड भी गॉस जैकोबी की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखिए कहाँ डिफरेंस आएगा। सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन कंसिडर करेंगे, सेम इसमें भी वही प्रोसीजर होने वाला है, XYZ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पहले अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पहले अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो y इक्वल टू z इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। फिर अब क्या करेंगे, x का वैल्यू तो निकल चुका है और z का वैल्यू अभी भी 0 पुट करेंगे क्योंकि z का वैल्यू हम लोग ने नहीं निकाला था, फिर y इक्वल टू y1 निकाल, ठीक है। अब x का वैल्यू भी निकल चुका है, y का भी वैल्यू निकल चुका है, तो अब ये दोनों पुट करके z का वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा आपको क्लियर होता होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग को y1 z1 ये दोनों वैल्यू मिल चुका है, तब x इक्वल टू x2 निकाल लेंगे ये दोनों पुट करके, ठीक है। अब x2 निकल गया तो यहाँ पे x2 लिखेंगे और z तो अभी नहीं निकाले तो z इक्वल टू z1, मतलब ये दोनों लेकर के अब हम लोग y निकालेंगे। अब y भी मिल गया, x भी मिल गया, तो x और y लेकर के हम लोग z निकालेंगे। और ये भी कब तक चलेगा, जब तक दो इटरेशन की वैल्यू सेम नहीं हो जाती है। और जैसे ही सेम हो जाएगी तो वही हमारा XYZ का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन, पहले में x का कोफिशिएंट ज्यादा है, दूसरे में y का और तीसरे में z का ज्यादा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने XYZ का वैल्यू निकाल लिया है, इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया XYZ के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद पहला अप्रोक्सीमेशन निकाला, चाहे y इक्वल टू z इक्वल टू 0 रखा और x इक्वल टू 1.145 पर तो निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद x इक्वल टू 1.145 रखा और z इक्वल टू 0 रखा इसमें, ठीक है, तो y का वैल्यू निकल गया। फिर अब x इक्वल टू 1.145, z का 1.846 इस वाली इक्वेशन में लिखा तो z का वैल्यू निकल गया, ठीक है। फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग का y और z ये तो दोनों वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने रखा और x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब फिर x का वैल्यू अब निकल गया, z का वैल्यू तो पता ही है पुराना वाला और x का नया वाला, ये दोनों हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो y का वैल्यू निकल गया। अब y का भी वैल्यू नया पता चल गया, x का भी वैल्यू नया पता चल गया, तो ये दोनों हम लोगों ने पुट किया तो z का वैल्यू निकल गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा। और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन दोनों क्या है, सेम, ठीक है। जब दोनों सेम हो गया तो ये यही हमारा XYZ का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। तो यही थे कुछ 5 मेथड, ठीक है, गॉस के और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। अगर आपको किसी भी मेथड में प्रॉब्लम आया होगा तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी जाकर के पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।